नमस्कार मित्रों, लीगल एंड लॉजिकल विज़न यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा किया करेंगे जो आम जनमानस को प्रभावित करता है। ऐसे निर्णयों की जिनके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे और आप सभी से अपेक्षा है कि अपने सुझाव, अपने विचार, अपनी आलोचनाएं मुझे अवश्य दें। तो चर्चा करते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत चर्चा का विषय है वो धारा 370 और 35A है। धारा 370 5 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निरस्त कर दी गई। जम्मू और कश्मीर के लिए ये विशेष प्रावधान था। धारा 370 के अंतर्गत उसको निरस्त किया गया है, जिसमें उसके पक्ष में और उसके विरोध में बहुत सारी बातें उठनी चालू हुई। तो हम थोड़ा सा जान लें कि धारा 370 है क्या, अपने उन दर्शकों के लिए जिनको कि कानून का कोई विशेष ज्ञान नहीं, लेकिन सामान्य ज्ञान के प्रयोजन से। तो धारा 370 वो धारा थी कि जब अंग्रेज़ों ने 1947 से पहले भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया तो इन्होंने 565 जो रियासतें थीं उनको ये कह दिया कि आपकी अपनी इच्छा है कि आप जिस तरफ चाहें उस तरफ जा कर के मिलें। जम्मू और कश्मीर उन्हीं 565 रियासतों में से एक रियासत थी जिसके राजा हरि सिंह जी थे। हरि सिंह जी बहुत दिनों तक ऊहापोह में पड़े रहे कि कभी पाकिस्तान जाएं कि कभी वो भारत से मिलें। अंत में जब उन्होंने समझ लिया कि नहीं, मेरा जो है वो हित किस तरफ है, तो उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, विलय की संधि पर भारत की। और भारत की विलय की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि विशेष चीज़ों की इन्होंने मांग की। जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान में भी हिस्सा है, उसके भी राजा हरि सिंह थे, तो वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने पार्टीशन के बाद कब्जा लिया। उनके अफ़गानी सैनिक, पठानी सैनिकों ने और कुछ पाकिस्तान के सैनिकों ने वो हिस्सा कब्जा लिया। गोपाल अयंगर जी ने पार्लियामेंट में 370 प्रस्तावित करने का निर्णय लिया और बहुत ही टेम्परेरी, अस्थायी, नितांत अस्थायी धारा के रूप में 370 को कश्मीर में लागू किया गया। इनको अपना संविधान बनाने का भी दायित्व दिया गया। इसके पश्चात 1954 में धारा 35A लाई गई। अब धारा 35A जो है वो नागरिकों को विशेष अधिकार देती थी, राष्ट्रपति के द्वारा लगाई गई थी 35A, जिसके भी बहुत विरोध हुआ। और 370 के बारे में तो हमारे जो संविधान निर्माता थे अंबेडकर जी, इन्होंने ही मना कर दिया था कि हम इसको प्रस्तुत नहीं करेंगे। इसीलिए इसको गोपाल अयंगर जी ने प्रस्तुत किया था और 35A 1954 में लाई गई थी। उस 35A में जो प्राविधान थे वो ये थे कि कोई दूसरे प्रदेश का व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता, दूसरे प्रदेश का व्यक्ति यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, यहाँ की महिलाएं यदि दूसरी प्रदेश के लोगों से विवाह कर लेंगी तो उनको संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है यहाँ के लोगों के अलावा नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ना तो RTI लागू है, ना CAG लागू है, और तो और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी यहाँ पर निष्प्रभावी हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए 370 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म किया। अब 5 अगस्त को जो बिल लाया गया वो NDA की तरफ से लाया गया। NDA के सभी घटक दलों ने इसका समर्थन किया, केवल JDU को छोड़ करके। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो इसको थोड़ा ध्यान से समझें कि इस बिल को संसद में NDA के सभी घटक दलों ने समर्थन किया, केवल JDU को छोड़ करके। इसके अतिरिक्त
आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, तेलुगु देशम पार्टी ने समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बिल का समर्थन किया, बीजू जनता दल ने भी समर्थन किया, टीएमसी और एनसीपी ये दोनों चर्चा के दौरान ही वॉकआउट कर गए, सदन छोड़ करके चले गए, और बाकी शेष लोगों ने इसका विरोध किया। तो ये पार्टी की जो स्थिति है वो मैंने आपके समक्ष रखी। अब 370 को जब समाप्त किया, 35A को जब समाप्त किया, तो उसमें सरकार का कहना ये था कि हमने स्पेशल जो प्रावधान किया था, जो स्पेशल स्टेटस दिया था, वो कई जगह पर कई प्रदेशों को देने पड़ते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, उनके क्षेत्रीय स्थिति के हिसाब से। अब जैसे नागालैंड में दिया हुआ, जैसे हैदराबाद को दिया हुआ था, ऐसे कई जगहों पर दिया हुआ है कि वहाँ पे कई जगह पे आदिवासियों की समस्या है, उसको देख करके स्पेशल स्टेटस दिया गया था। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एट पार दूसरे प्रदेशों से इनको बराबर के स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, ताकि इनको किसी भी तरीके की कमजोरी ना महसूस हो, ये कहीं पिछड़ ना जाएं। तो इस दृष्टिकोण से ये स्पेशल प्रावधान दिए गए थे। अब इस पे 21 पार्टियों ने इसके विरोध में कि जो सरकार ने किया है वो गलत किया है, और जिस तरीके से इसको इन्होंने ख़त्म किया है उस तरीके पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी, ये उन 21 पार्टियों में से एक पार्टी लोन अहमद जी हैं, उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी और लोगों ने भी इसके विरोध में बहुत पैरवी की। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि नहीं, ये जो 370 का प्रावधान था, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, जिसको कि अधिकार, नागरिकता का अधिकार दिया गया था, अपने नियम बनाने का अधिकार दिया गया था, वो समाप्त हो गई। इसलिए अब ये जो 370 धारा है ये अपने आप ही परमानेंट हो गई। ये ध्यान देने वाली बात है कि 370 के अंदर केंद्र को 2-3 चीज़ों में ही केवल विदेश है, रक्षा है और अन्य चीज़ों के अतिरिक्त और किसी भी चीज़ में इनको कानून बनाने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ पर फाइनेंशियल भी बिल जो है वो लागू नहीं कर सकते थे। 356 भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने विरोध भी किया और लोगों ने इसका समर्थन भी किया। 14 दिन की बहस चली है। इसमें सबसे बढ़िया बहस यदि किसी ने की है तो उन्होंने राकेश द्विवेदी जी ने बहस की है। उन्होंने कहा कि हरि सिंह जी, जिनके नाम पर सारी की सारी पार्टियां लड़ रही हैं, जिनके नाम पर लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब ये इनको विशेष दर्जा दिया गया था, हरि सिंह जी ने स्पेशल स्टेटस मांगा था, उनको दिया गया था और ये टेम्परेरी नेचर था, लेकिन ये जब चूँकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ख़त्म हो गई तो ये परमानेंट हो गया और इसको हटाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये बात विरोधी पक्ष बार बार कह रहे हैं। साथ में वो कपिल सिब्बल जी ने एक बात और भी कही। जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये धारा ख़त्म करने के बाद आज की स्थिति क्या है, तो उस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि वहाँ पर अब धीरे धीरे जो है नॉर्मलाइज सिचुएशन हो रही है, सारे लोगों का अब वहाँ पर आना जाना प्रारंभ हो गया है, लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। और इस जम्मू कश्मीर को हमने प्रगति के दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, चूँकि लद्दाख जो है वो चीन के पास लगता है और इधर जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। लेकिन ये परमानेंट फीचर नहीं है, ये भी टेम्परेरी फीचर है, हम इनको वापस स्टेट का दर्जा लाएंगे। लेकिन 370 के लिए उन्होंने बिल्कुल मना करते कि 370 तो जो है ये हटा दी है और इसको अधिकार है राष्ट्रपति को। उन्होंने कहा 370 की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो इसको हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति तो सुप्रीम कमांडर है, हमारे संविधान का सुप्रीम कमांडर है। राकेश द्विवेदी जी ने इस पर बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान का तो गठन ही नहीं हुआ था जब ये एक्सेशन हुआ था। जिस समय ये सारे लोग विलय कर रहे थे वो समय अंग्रेज़ों की सोची समझी चाल थी। ये अंग्रेज़ों ने ये तो तय कर लिया था कि हमें
इनको भारत और जो इनकी रियासतें हैं इनके मिले हुए स्वरूप को भारत माना गया था और इनको दो टुकड़े करने की बात उन्होंने तय कर ली थी। तो इसीलिए उन्होंने जिन्ना और से पाकिस्तान और भारत में जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में भी इस तरीके के लोग चर्चा करते हैं कि बातचीत हुई कि वो बंटवारे की नौबत आ ही गई। तो जब ये बंटवारे की नौबत आ गई तो अंग्रेज़ों की साजिश सफल हो गई। तो उस सफल साजिश के बाद चूँकि वो जो जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र था वो पाकिस्तान से लगा हुआ था, तो 370 का जो है वो स्पेशल स्टेटस जब इनको दिया गया तो वहाँ नागरिकों के प्रभावी बनाने के लिए, नागरिकों के लिए कानून बनाने के लिए वहाँ की ही विधानसभा को, वहाँ की ही संस्था को जो है अधिकार दिए गए। तो इसमें लोगों का बहुत विरोध था कि जो शरणार्थी थे पाकिस्तान से जो आ जाते थे उनको तो नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन जो बाकी लोग थे उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। 1954 से जो लोग 10 वर्षों से रह रहे थे, जो ये लागू हुआ है अध्यादेश 35A का, उसमें 1954 उसमें उन्होंने ये कहा कि 1954 से जो लोग 10 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं उनको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन जो बहुत से लोग जो पंजाब से सब भेजे गए थे सफाई कर्मचारी या जो भी जो छोटे कार्यों के लिए, उनको वहाँ की नागरिकता आज तक नहीं मिली। तो ये बड़ा भेद हो रहा था। इसके अतिरिक्त जो देश के दूसरे हिस्सों में लोग रह रहे थे वो भी जो है कह रहे थे कि हम कैसे देश में रह रहे हैं कि जहाँ पर हम ज़मीन नहीं खरीद सकते, जहाँ पर हम एडमिशन नहीं ले सकते, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा था। इस विरोध के लिए 370 जो है वो सरकार ने समझा और सरकार ने अपने स्ट्रेटेजिक जो उनका व्यू था, इसको किस तरीके से सैन्य क्षेत्र से और प्रगति के दोनों के मामले से इसको जो है 370 हटाया और इसको दो टुकड़ों में, दो यूनियन टेरिटरी में बांटा। अब इसकी बहस अभी भी चल रही है। देखिए निर्णय क्या होता है, 370 रहती है कि 370 जाती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि राकेश द्विवेदी जी ने जितने बढ़िया तरीके से और ये कहते हुए कि राजा हरि सिंह जो है वो अब नहीं रहे, राजा हरि सिंह जो है वो अमर रहें, और उनके समय की जो चीज़ें थी वो उस समय जो शेख अब्दुल्ला थे जो जेल में बंद थे, जो लोग कहते हैं देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद थे, उनको बाद में हरि सिंह जी से कहा गया कि आप इनको मंत्री बनाइए। इस तरीके की बहुत सारी बातें उन्होंने उठाई और उन्होंने कहा भी कि ये सब चीज़ें जो थी वो ये टेम्परेरी नेचर था, कि ये सब चीज़ें जब सामान्य हो जाएंगी तो हम इसको हटा देंगे, और ये किसी भी कीमत में परमानेंट नेचर नहीं होता। यदि संविधान में किसी भी चीज़ के परमानेंट या टेम्परेरी होने का जो नियम है वो इसके संबंध में दिया नहीं गया। 370 के बारे में कि इसको 370 को कैसे हटाया जाएगा, इसका नियम दिया नहीं गया। इसी पे ही सारी लड़ाई चल रही है। लेकिन राकेश द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है। यही बात हरीश साल्वे जी ने भी कोर्ट में कही, और यही बात तुषार मेहता जी ने भी कही, और यही बात अटॉर्नी जनरल वेंकटरमन जी ने भी कही। तो अब दर्शकों आपके ऊपर भी है कि आप देखिए कि इस 370 का निर्णय कैसा होता है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे यदि पक्ष में आता है तो, और विपक्ष में आता है तो। नमस्कार। अब आप लोगों से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अपने सुझाव दें, जिससे कि हम, और किन किन विषयों में भी आप चाहते हैं, जिससे हम अपने अगले वीडियो में उसको सम्मिलित कर सकें। धन्यवाद।